If you like a flower and you don't pluck it, that is real love. आजकल बड़ा इजी होता है आई लव यू बोलना किसी को भी। हमें ऐसा लगता है कि आज करियर सेट है, रिलेशनशिप सेट है, बट वी नेवर रियली नो व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। बट अगर कोई रियल में कहीं पे अटका हुआ है अपनी लाइफ में, तो उसको सिर्फ ये बोला जाता है कि कोई बात नहीं, चल ठीक हो जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन है, इट गेट्स यू फुट इन द डोर, बट जो इमोशनल एजुकेशन है वो आपकी नैया पार कराती है। इमोशनल एजुकेशन जो है वो क्राइम प्रिवेंशन का काम करता है, एडिक्शन प्रिवेंशन का काम करता है, सुसाइड प्रिवेंशन का काम करता है। एवरी ह्यूमन बीइंग इस प्लैनेट पे है, वो इग्नोरेंस का बहुत बड़ा पार्ट है। Because everybody of us has some or the other childhood trauma. So you have to be very accepting and very curious like a child. कि जो आ रहा है उसको उसी तरीके से लो। ज्यादा जजमेंट्स, लेबल्स लगाओगे अपने ऊपर तो अपने लिए परेशानी क्रिएट करोगे। लोग डर रहे हैं शादी करने से, इमोशनली से ज्यादा फिजिकली डर रहे हैं। मैरिज में सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं होती है, 4 लोगों की होती है। एक तो ग्रूम है, ब्राइड है, बाकी ग्रूम का इनर चाइल्ड है, ब्राइड का इनर चाइल्ड है। बहुत सारे लव मैरिजेस टूट रही हैं। आपके अकॉर्डिंगली क्या ऐसे चीजें हैं? इज देयर एनीथिंग एल्स जो हम मिस कर रहे हैं? Ego wants to be seen. Ego wants to feel right. Ego wants to feel heard. Ego wants to feel validated. So वहाँ पे हम सामने वाले इंसान को ego consciousness से देखते हैं, not through soul consciousness. आज के जमाने में सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या है? फेक रिलेशनशिप्स या फेक मैरिजेस? आज के एपिसोड में हमारे साथ में है तानिया भाटिया, लाइफ कोच, ट्रॉमा हीलर और कम्युनिकेशन कोच। उनका काम सिंपल है बट पावरफुल। लोगों को हेल्प करना, अपनी एंग्जाइटी समझने में, इनर चाइल्ड को हील करने में और रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाने में। उनका अप्रोच मेक लाइफ अनकॉम्प्लिकेटेड काफ़ी यूनिक है, जिसमें वो ट्रॉमा रिकवरी और कम्युनिकेशन पे फोकस करती हैं ताकि लोग अपनी लाइफ में क्लैरिटी और बैलेंस ला सके। इस एपिसोड में हम डाइव करेंगे कुछ रियल टॉपिक्स में, जैसे कैसे छोटी छोटी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आज की मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप क्या है और मॉडर्न रिलेशनशिप्स में साइलेंस और सोशल मीडिया का क्या रोल है। आइए शुरू करते हैं। हम सबको मैम नए शोज़ देखना बड़ा पसंद आता है। आप यूजुअली देखिए कि जैसे कि नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पे जितनी भी चीज़ें आती हैं या सोशल मीडियाज़ पे नए शोज़ होते हैं, हम यूजुअली ह्यूमन नेचर होता है कि हाँ क्या हो रहा है। लेकिन इसी के साइड में कहीं ना कहीं मेजरली और मेरे पर्सनली लाइफ में मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी है कि मैं कुछ सॉन्ग्स हैं जो बार बार सुनता हूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक हेक्टिक लाइफ या हेक्टिक डे से आने के बाद में, पूरा वीक मेहनत करने के बाद में जब उनको थोड़ा टाइम मिलता है तो वो अपने पुराने फेवरेट शोज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ये कभी नहीं देखते कि भाई नया शोज़ में क्या आ रहा है या फिर कुछ चीज़ें, वो बैक टू वही, चाहे उन्होंने 10 बार वो शोज़ रिपीट कर लिए हैं। इसका रीज़न आप क्या समझते हैं? इन टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अनसर्टन हमारी लाइफ में। हमें ऐसा लगता है कि आज करियर सेट है, रिलेशनशिप सेट है, घर पे सारी चीज़ें ठीक हैं, बट वी नेवर रियली नो व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। सो थिंग्स आर सो अनसर्टन दैट अब लोगों को ना वो नर्वस सिस्टम में सेफ्टी फील नहीं होती है। आई मीन बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होगी, वो दोज हू डोंट कम फ्रॉम द सेल्फ हेल्प बैकग्राउंड और सेल्फ डेवलपमेंट बैकग्राउंड। बट कहीं ना कहीं हमारा नर्वस सिस्टम क्या सीख कर रहा है? इट इज़ सीकिंग लॉट ऑफ सेफ्टी, लॉट ऑफ फेमिलियरिटी या नोइंगनेस। तो जब मैं ऐसा शो देखूं या ऐसी मूवी देखूं जो मैं पहले देख चुकी हूं, सो मुझे उसमें पता है कि कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। आई नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, आई नो द एंटायर स्टोरी लाइन। मुझे पता है कि इस सॉन्ग में ऐसा होने वाला है और ये ट्यूनिंग है, ये मुझे पसंद है। तो वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, सो इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल। सो आपने यूजुअली देखा होगा कि अगर हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट या हमारा जनरल एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, या इट्स वेरी फास्ट मूविंग, जहाँ पे बहुत टायरिंग वर्क इन्वॉल्व है या बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम का यूज़ होता है, इन दैट केस वी यूजुअली रिलैक्स बाय लिसनिंग और वॉचिंग समथिंग विच वी ऑलरेडी नो, क्योंकि हमें वो कंफर्ट चाहिए। सो इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट, इट इज़ अबाउट सर्वाइवल। हम एक्चुअली वहाँ पे अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ढूंढ रहे हैं कि आई फील सेफ वॉचिंग दिस। ओके, लाइफ बहुत भी अनप्रडिक्टेबल नहीं है। ओके, मुझे पता है अभी क्या होने वाला है स्क्रीन पे। सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी लोग हैं और मेरी तरह कि मैं अगर मुझे कोई लाइफ का कोई डिसीजन बनाना है या उस पर आना भी है,
तो मैं बहुत बार एक ही सॉन्ग बार बार रिपीट में सुनता हूँ। ओके जैसे आजकल टेक्नो में बच्चों का जेंजीज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया है, तो वो बीट्स है विदाउट लिरिक्स। ठीक है तो मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि मैं जब बिना लिरिक्स से कोई गाना सुन रहा हूँ तो मुझे इट मेक्स माई माइंड काम, मेरी ओवर थिंकिंग कम करता है। Okay. तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सिमिलर है, जो लोग शायद मुझे पता है कि भाई इसमें कुछ है नहीं, बट Right. बीट्स है वो कहीं ना कहीं मुझे एक काम राइट कंपोजर एक लेवल पे लेके आ रहा है। राइट तो इसका भी कहीं ना कहीं कोई थ्योरी है। डेफिनेटली आई थिंक कि ये साउंड फ्रीक्वेंसी से related है। आपका नर्वस सिस्टम वो साउंड की फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं कैच कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है, एंड इट इज़ बिहेविंग इन अ वे इट इज़ सपोज टू। मे बी फॉर मी इट विल नॉट वर्क, बट फॉर यू इट इज़ वर्किंग। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आप वो बीट सुन भी रहे हो, इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ सर्टन फीलिंग इन योर बॉडी, एंड बॉडी इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो फीलिंग्स हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर होती हैं, हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं। थॉट्स हमारे यहाँ से जनरेट होते हैं, बट सारी फीलिंग्स बॉडी में स्टोर हैं। तो अगर आपने कोई सॉन्ग 10 साल पहले सुना और आज आप भूल गए, 10 साल बाद आप एकदम से उसे सुनते हो, यू गेट दैट सेम फीलिंग अगैन। बहुत नॉस्टैल्जिया फील होता है, या फिर आपको वो चीज़ याद आती है कि 10 साल पहले मैंने सुना था और मैं यहाँ बैठ के सुन रही थी और मैं ये काम कर रही थी। सो बॉडी कीप्स द एसोसिएशन ऑफ द मेमोरी इंटैक्ट। तो क्योंकि आपके लिए वो एक अच्छी फीलिंग प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज़ वाई यू वुड लाइक टू लिसन टू इट अगैन एंड अगैन, एंड देयर बाय इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ सर्टन रिजल्ट। सो एक हमारा ब्रुक कैस्टिलियो का एक कोचिंग मॉडल है CTFAR। खैर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं उसको थोड़ा सा रिलेट करके बताती हूँ। C हमारा होता है सर्कमस्टांस, C इज़ सर्कमस्टांस, T इज़ थॉट, एंड F इज़ फीलिंग। सो थॉट से फीलिंग प्रोड्यूस हुई। खैर यहाँ पे जब आप एक सॉन्ग सुनने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई थॉट नहीं है बेसिकली, बट डायरेक्टली एक फीलिंग जनरेट हो रही है उस सॉन्ग को सुन के। अब F के बाद क्या है, A, एक एक्शन प्रोड्यूस होता है। सो जब भी हमारे अंदर कोई फीलिंग प्रोड्यूस होती है, उससे एक एक्शन आता है। जी। तो वो एक्शन या तो ये हो सकता है कि आप बहुत एनर्जेटिक बन जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव बन जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेजी बन जाओगे। सो इट कुड बी एनी एक्शन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन देयर इज़ अ रिजल्ट R। सो आप इसको FAR मॉडल से रिलेट करके देख सकते हैं। अगर आप बैक ट्रैक करें, अगर आपको कोई सिमिलर रिजल्ट चाहिए अपनी लाइफ में, वे यू वांट कि मेरा ये 1 घंटा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाना चाहिए और मेरी ये 5 मुझे 5 पेजेस पढ़ने हैं बुक के और मुझे इससे बहुत सारे कंक्लूजन्स निकालने हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ योर रिजल्ट। सो अगर आपको वो रिजल्ट चाहिए तो आप बैक ट्रैक करके इस मॉडल को यूज़ करो। ये मेरा रिजल्ट है, इसके लिए मुझे एक्शन क्या लेना पड़ेगा वो आपको सोचना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे फीलिंग क्या प्रोड्यूस करनी है वो भी आपको कॉन्शियसली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो अगर आपको जिस भी चीज़ से वो फीलिंग प्रोड्यूस हो पाती है, मे बी जी। इट इज़ थ्रू listening to any song, or it is by talking to somebody that you trust, or it could be just looking at the sky, or praying to God. तो वो फीलिंग जब आप प्रोड्यूस कर लोगे, सो सिमिलरली आपको वैसा रिजल्ट भी मिल जाएगा। और ये आपने बहुत सही बोला है, क्योंकि अगर मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, जैसे आप नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं और अगर कोई ऐसा हाई बीट वाला गाना आ गया, तो आपको लगता है कि भाई ये रोड हमारी है, हम सारे रेड लाइट्स तोड़ेंगे, हम 100 पे भगाएंगे। सेम चीज़ बात होती है जब किसी को कोई सपोज़ कोई अपने साथ में टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, अपना उसने ड्रिंक लिया है जो भी, एंड ही वांट्स टू लिसन अ वेरी काम म्यूज़िक जो खाली बीट्स हैं, खाली कहीं ना कहीं आपका टच कर रहा है सबकॉन्शियस में, बिल्कुल शैलो में आपको लेके आ गया है। और उसी के साइड में कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत लोग जहाँ पे वो एक हार्ड सॉन्ग सुनते हैं, बीट बहुत अपलिफ्ट होता है जिम्स के अंदर बेसिकली। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बात मैं अब रिलेट कर रहा हूँ कि म्यूज़िक्स बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड हमारे एक्शंस के साथ में है, जो आपने भी एग्जांपल दिया है। तो ये चीज़ अब मुझे आगे समझ आ रही है कि हाँ, ये हमारा मूड स्विंग्स, हमारे मूड कंट्रोल, हमारे सराउंडिंग्स और जो हम सुन रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे मैं एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय मेडिटेशन जर्नी, मुझे सॉफ्ट म्यूज़िक मेडिटेशन वाला सुनना पसंद है, मुझे गाइडेड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। सो आई जस्ट पुट दैट म्यूज़िक एंड उसके बाद मैं बस मेडिटेट करती हूँ। सो आई फाउंड अ पियानो म्यूज़िक, एंड एवरी टाइम आई प्लेड इट,
I started crying after a few minutes, and I didn't have any reason to cry. And I thought कि, and I was feeling happy that I'm crying, but कोई reason नहीं समझ में आया. ऐसा कुछ बहुत दुख नहीं चल रहा था उस टाइम लाइफ में. So when I backtracked it and I tried to find out कि क्या reason हो सकता है, so I realized कि कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा subconscious में, where that soft piano music is triggering something. और वो शायद मेरी अवेयरनेस में नहीं है, मेरे कॉन्शियसनेस में नहीं है, बट वो है कहीं ना कहीं अंदर छुपा हुआ है. सो आई रियलाइज कि व्हेन आई एम इन अ ग्रुप एंड आई एम डूइंग दैट मेडिटेशन, माई टीयर्स स्टार्ट फ्लोइंग एंड देन आई फील बैड दैट ओ नो, ओके टीयर्स आ रहे हैं, इसे रोके कैसे, वो रुकते ही नहीं थे एंड रीज़न भी नहीं पता था क्यों आ रहे हैं. देन आई अंडरस्टूड दिस थिंग कि आप जितना रेजिस्ट करते हो जिस चीज़ को, वो उतना परसिस्ट होता है. सो आई स्टार्टेड फॉर्मिंग अ बिलीव कि ये जो म्यूज़िक है ये हानिकारक नहीं है, इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी नॉर्मली. तो अगर टीयर्स आते भी थे और मुझे लगता था कि ठीक है मैं ग्रुप में कर रही हूँ, कोई पूछेगा कि टीयर्स गिर रहे हैं क्यों, क्या हो गया, ऐसा कुछ याद आ गया और कुछ होता नहीं था. सो आई स्टार्टेड रिमूविंग दैट जजमेंट एंड आई जस्ट लेट इट बी, एंड यू वोंट बिलीव विदिन 10 days I just realized that music is not triggering me anymore, because I allowed myself not to judge myself. I didn't resist my tears, and it just helped me heal in certain unknown ways I didn't even realize at that time. How deep? ये मुझे लगता है कि बिना हम बहुत छोटी सी चीज़ है, 2 मिनट का गाना होता है या 2 मिनट का सेशंस होते हैं. आजकल हर चीज़ अवेलेबल है. आप गाइडेड की बात करो, यूट्यूब खोलो, आपको सारे चक्रास मिल जाएंगे, कैसे आपको करना है, फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी एबंडेंस की या जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है. वी यूजुअली थिंक कि भाई ये कुछ है नहीं, 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं इतना इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ के अंदर जो शायद हमें उस वक्त हमें रियलाइज़ नहीं होता, बट इन लॉन्गर टर्म वो एक कहीं ना कहीं एक सीड है जो हमारी लाइफ में आता है और विद टाइम वो ग्रो करता है. तो ऐसी कोई लाइफ स्किल आपने अपनी जर्नी में सीखी प्रायर योर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ कोच, उससे पहले भी, कि जो आप चाहते हो कि आप फैमिलीज़ में वो चीज़ सिखाई जाए या स्कूल में सिखाई जाए जो जबकि नहीं होती है, वो कौन सी स्किल होगी? इमोशनल एजुकेशन. मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसिस इसको देना चाहती हूँ सार्थक, बिकॉज आई फील दैट अभी भी एज अ कोच व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज मी, मैं किसी के घर जाती हूँ तो वो पूछते हैं अच्छा आप लाइफ कोच हो, आप ट्रॉमा हीलर हो, क्या करते हो. बट जब कॉन्वर्जेशंस की बातें आती हैं ना, डीपर कॉन्वर्जेशंस, एवरीबडी ट्राइज टू अवॉइड इट. आपने देखा होगा जब किसी की शादी तय होती है या किसी का सिलेक्शन कहीं हो जाता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, पूरी फैमिली मिलके उसका डिस्कशन करती है. बट अगर कोई रियल में कहीं पे अटका हुआ है अपनी लाइफ में तो उसको सिर्फ ये बोला जाता है कि कोई बात नहीं, चल ठीक हो जाएगा. एंड यू नो इवन पेरेंट्स दे वांट टू मूव अवे एंड दे से कि अपने आप ठीक हो जाएगा, इसे अकेला छोड़ दो. सो दे डोंट वांट टू गो इनटू द डीपर कॉन्वर्जेशन. और शायद लेट्स सपोज एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लेते हैं. हस्बैंड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और उन्होंने किसी ऐसे बिजनेस पार्टनर्स के साथ एसोसिएट किया जिन्होंने चीट किया और फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया. एंड अ हस्बैंड इज़ लाइक रियली डिवास्टेटेड. बट मेन को तो बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, तो इमोशंस नहीं दिखाने. ठीक है, वो अंदर अंदर अपने इमोशंस दबा के रखते हैं, घर जाते हैं, वाइफ को पता है कि ही इज़ डीलिंग विद समथिंग. बट क्योंकि हमारे सोसाइटी में इमोशंस को फेस करना नहीं सिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है कि ये थोड़ी अनकंफर्टेबल बात है, इसको मत ही करो, क्या हो जाएगा. यू नो इट मेक्स यू फील वीक एंड इट इज़ लाइक अ शेमफुल एक्ट. सो इस पर कोई बात ही नहीं करता है, अपने बच्चों को कोई सिखाता ही नहीं है. सो आई फील इमोशनल एजुकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो टेक्निकल एजुकेशन है इट गेट्स यू फुट इन द डोर, बट जो इमोशनल एजुकेशन है वो आपकी नैया पार कराती है. वो आपकी लाइफ के हर स्टेज में आपको नीडेड है. आपकी फिर वहाँ टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं है अगर आपकी इमोशनल एजुकेशन अच्छी है. बिकॉज अगर आप खुद के इमोशंस को समझते हो, खुद को डीपली जान लेते हो, तो आपके रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे लोगों के साथ. आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी. एंड आई फील दैट इमोशनल एजुकेशन जो है वो क्राइम प्रिवेंशन का काम करता है, एडिक्शन प्रिवेंशन का काम करता है, सुसाइड प्रिवेंशन का काम करता है.
तो जब इमोशंस हे वायर हो रहे हैं, अगर उसको उसी स्टेज पर हेल्दी तरीके से डील करना सिखा दिया जाए तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स तक बात ही नहीं जाएगी. बट इस पर कोई बात नहीं करता है. सो इमोशनल एजुकेशन आई फील इज़ लाइक द रूट ऑफ अ ट्री. वो बहुत बेस है. इट इज़ नॉट जस्ट अ सॉफ्ट स्किल, इट इज़ अ सर्वाइवल स्किल. ये हर किसी को सिखाना चाहिए. और ये बात तभी नॉर्मलाइज हो सकती है जब पेरेंट्स इसको नॉर्मलाइज करना स्टार्ट करें. जब घर पे बात हो, अगर कोई बच्चा परेशान भी है तो उसको ये नहीं बोलना एकदम से कि नहीं स्माइल करो, रोते नहीं हैं, अच्छे बच्चे तो हमेशा स्माइल करते हैं. बच्चा ये एसोशिएट कर लेता है कि अच्छा मैं रोता हूँ दैट मीन्स कोई बुरी बात है. सो अगर एंगर भी आ रहा है ना बच्चे को, तो उसको कभी ये मत बोलो कि गुस्सा नहीं दिखाते, अच्छे बच्चे तो कहना मानते हैं बच्चों का. लेट हिम एक्सप्रेस एंगर. आप ये बता सकते हो बच्चे को कि इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग एंगर दे कैन स्टार्ट टू एक्सप्लेन एंगर. और कैसे वो फ्रेम करने हैं सेंटेंसेस कि बच्चा अपनी बात भी कह पाए कि मुझे किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है. बट ऑब्वियसली आप वायलेंस नहीं सिखाओगे बच्चे को, बट यू कैन ऑलवेज टेल देम कि लेट्स नॉट एक्सप्रेस एंगर इन अ वायलेंट वे, बट लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन एंगर. बच्चा वहीं से सीखता है सारी चीज़ें. वो मदर फादर और स्कूल में सीख के आता है. सबकॉन्शियस माइंड में वही इम्प्रिंटिंग होती है. बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया. और ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए है कि वही जहाँ पे मैं ये सारे टॉपिक्स रूट कॉज पे उठाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ. मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि यूजुअली देखा गया है हम ना इग्नोरेंस में जीते हैं. एवरी ह्यूमन बीइंग इस प्लैनेट पे है, वो इग्नोरेंस का बहुत बड़ा पार्ट है. आप जैसे आपने बच्चे का भी एग्जांपल लिया, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो वो सबसे पहले उसको 99% पेरेंट्स यही बोलेंगे कि बेटा इससे कोई बात नहीं, कि ठीक है होता रहता है सब. वो एक इग्नोरेंस की जो चद्दर है ना वो डाल देंगे उस पर कि भाई भूल जाओ इसको, कोई बात नहीं. वो ये नहीं देखेंगे, उसके लेवल पे भी आके नहीं समझेंगे कि भाई उस बच्चे को पेन हो रहा है या उस बड़े को पेन हो रहा है. वी जस्ट लिव इन दैट स्पेस कि भाई अपने को चोट लगती है तो हम उसको हील होने से पहले हम उस पर बस पट्टियाँ बांध देंगे और ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि वो अंदर से हील हुआ है नहीं हुआ. तो ये बात बहुत सही आपने उठाई. और मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझें कि भाई एक डीप रूट में जो अगर किसी के चोट लगी है इमोशनली, वो वुंड बहुत इम्पैक्टफुल है और वो उसी से सब चीज़ें कैरी कर रहा है आगे. राइट. एंड दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव कि मैं हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में समझा के चलता हूँ और मैं पब्लिक को भी बोलता हूँ और मैं गेस्ट से भी शेयर करता हूँ कि भाई अगर आप 100% नहीं हो अपनी लाइफ के अंदर इमोशनली, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप ब्रह्मांड के राजा बन गए हो, ऐसा का ये मतलब नहीं है. इमोशनली 100% का मतलब ये कि भाई इफ़ आई एम फीलिंग डाउन, मुझे लग रहा है कि मेरे इमोशंस डाउन है, तो मैं उनको फील करता हूँ. मैं उन चीज़ों को अपने अंदर लेके आऊँगा, मैं उनको महसूस करूँगा, मैं उसको जितना ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर पाऊँ कि भाई क्यों हो रहा है, देन आई शिफ्ट टू नेक्स्ट चैप्टर. राइट. वी पीपल यूजुअली डोंट डू दैट. वी आर लाइक कि भाई अच्छा किसी का रिश्ता टूट गया, कोई टॉक्सिक था, हाँ जी कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी. तो वो आ तो जाएगी लेकिन रियलिटी में आपकी साइकिल सेम ही चलेगी उसके साथ भी. सो ये चीज़ें बचपन में बच्चों को बतानी बहुत ज़रूरत है. और फीलिंग इज हीलिंग. हाँ वेरी ट्रू. सो वो चीज़ें जितना पेरेंट्स अगर कोई देख रहा है, अगर किसी के पास ये वीडियो पहुँचती है, तो ये इम्पैक्ट उनको समझना पड़ेगा कि ये बच्चों की लाइफ बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है. बिल्कुल. तो ये चीज़ें आपकी बड़ी रिलेटेबल हैं. और अगर ऐसे भी आपने हीलिंग की बात कर ही रहे हो, यूजुअली बहुत लोग बोलते हैं कि हमने 2 महीने का कोर्स कर लिया, हमने 1 महीने का 1 हफ्ते का रिट्रीट पे हम आ गए हैं, हम हस्बैंड वाइफ गए थे और अब वहाँ जाके अपने फियर्स को हमने एड्रेस किया, हमने समझ लिया, और घर आके फिर क्या होता है, सेम नेक्स्ट वीक में सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं. उनके दिमाग में होता है कि भाई 1 हफ्ते में हम हील हो गए. बट आई थिंक हीलिंग इज़ अ लॉन्ग जर्नी. जब तक आप जिंदा हो हीलिंग चलता रहेगा. इसके ऊपर आपका क्या कहना है? डेफिनेटली हीलिंग इज़ अ जर्नी, इट कैन नेवर बी अ डेस्टिनेशन. आज आपको लग सकता है कि आपने 3 महीने 6 महीने खुद पे काम किया है और अब आपकी बहुत ही अच्छी स्टेट हो चुकी है, नर्वस सिस्टम आपका रेगुलेटेड है, आपकी लड़ाई कम होती है अपने पार्टनर से,
ऐसा आपको लग सकता है, बट यू नेवर नो व्हाट इज़ द नेक्स्ट ट्रिगर विच इज़ वेटिंग फॉर यू. सो आई वुड आस्क एवरीबडी टू बी अ क्यूरियस चाइल्ड. जब तक आप बच्चे बने हुए ना लाइफ में और क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे हो किसी डिसअग्रीमेंट को या किसी कॉन्फ्लिक्ट को, आप उस डिसअग्रीमेंट और उस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से डील भी कर लोगे. लेकिन अगर आपने उसको एक टैबू की तरह देख लिया कि अरे ये डिसअग्रीमेंट हुआ, मैं तो पहले कह रही थी शादी करनी नहीं चाहिए, दो लोग तो आपस में कंपैटिबल होते ही नहीं है, तो इस केस में फिर वो आपका डिसअग्रीमेंट सॉल्व ही नहीं होगा. बिकॉज वो क्या है, माइंडसेट, बिलीफ है कि डिसअग्रीमेंट मतलब कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, या डिसअग्रीमेंट तो होते ही हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी शादी सक्सेसफुल होती है. इस तरीके के लोग बिलीव बना के चल लेते हैं. बट द पॉइंट इज दैट हीलिंग इज़ अ जर्नी. आपको आज बहुत बुरा लग सकता है, कल आप एकदम से हील्ड महसूस कर सकते हो, परसों फिर से वो ट्रिगर आ सकता है. सो इट्स लाइक इट्स लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. यू हैव टू बी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ एवरी इमोशन. कोई बहुत छोटी सी बात भी आपको पिंच कर सकती है, कोई बहुत बड़ा हादसा भी आपको लगेगा कि ठीक है अब तो मेरा बहुत इमोशनल रेजिलियंस बन चुका है, अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. सो यू हैव टू बी वेरी एक्सेप्टिंग एंड वेरी क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड, कि जो आ रहा है उसको उसी तरीके से लो. ज़्यादा जजमेंट्स, लेबल्स लगाओगे अपने ऊपर तो अपने लिए परेशानी क्रिएट करोगे. और ये जो लोग बोलते हैं कि भाई शादी होते ही सक्सेसफुल बना ही नहीं, उसको उस चीज़ को जो एक माइंडसेट बना गया है कि भाई बहुत लोग बोलते हैं कि शादी बर्बादी, जो एक आजकल एक, और ऊपर से आजकल देखा सोशली इतनी सब चीज़ें हो चुकी हैं कि लोग डर रहे हैं शादी करने से, इमोशनली से ज़्यादा फिजिकली डर रहे हैं अब कि भाई अब करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए. बट शादी एक ऐसा मैरिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप सक्सेसफुल बना सकते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई वो भी एक पार्टनर अपने फ्लॉज लेके आएगा, आप भी अपने फ्लॉज लेके आओगे. आपको अगर लग रहा है कि भाई आई एम द बेस्ट, तो फिर आप में कमी है कि आप लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे. सो ये चीज़ें होनी भी चाहिए कि भाई एक मेंटल स्टेट को आपको इतना वेवलेंथ पे आना चाहिए, खुद के साथ भी, पार्टनर के साथ तो बहुत दूर की बात है, अपने साथ तो आना चाहिए कि भाई इट्स ओके, प्रॉब्लम्स आएंगी, डीलेबल है, लोग भागते हैं. लेकिन कैन आई ऐड समथिंग हियर? हाँ श्योर. मैरिज, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इसको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस लेके चलते हैं कि मैरिज मतलब मैरिज हुई, अब इसमें हैप्पीनेस होनी चाहिए. ये गलत तरीके की एक सोच है, या गलत नहीं तो मैं बोलूँगी कि बहुत सही अप्रोच नहीं है. सी, मैरिज इज़ एक्चुअली योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मैरिज पे डिपेंडेंट है. सो इट इज़ द मोस्ट इंटेंसिव पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट यू विल एवर गो इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग द मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर लाइफ विद योर पार्टनर. सो अगर आप उसको उस तरीके से लोगे कि मेरा पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और आप एक क्यूरियस चाइल्ड की तरह लोगे, सो यू विल नो दैट यू विल इवॉल्व अ लॉट थ्रू मैरिज. एंड मैरिज में सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं होती है, 4 लोगों की होती है. एक तो ग्रूम है, ब्राइड है, बाकी ग्रूम का इनर चाइल्ड है, ब्राइड का इनर चाइल्ड है, और दोनों के अनरिजॉल्व्ड कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं, अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं. एंड वी हैव टू बी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ इट कि जब वो अनरिजॉल्व्ड वुंड्स ट्रिगर्ड होंगे तो वो ग्रूम के एंड ब्राइड के थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस पे असर डालेंगे. और अगर वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लिया कि अच्छा ये मैं रिएक्ट नहीं कर रही है, मेरा इनर चाइल्ड है जो बचपन में जिसकी नीड्स मीट नहीं हुई थी, आज उसका पेन निकल के आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग सो हर्ट बिकॉज ऑफ माई पार्टनर जस्ट सेड दिस. सो इट्स नॉट आई हु इज रिएक्टिंग, इट्स माई इनर चाइल्ड विच इज रिएक्टिंग. एंड वंस आई हैव दैट अवेयरनेस, आई फील वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना ईजी हो जाता है. तो मैं तो यही बोलूँगी कि मैरिज ना लोग बहुत कैजुअली आजकल करने लग गए हैं, बट अगर आप खुद को समझ लें और अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लें, एक ओपन बुक हो जाएं, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे जाएं, और अगर दोनों पार्टनर्स एक हेल्दी मैकेनिज्म लेके आते हैं कि दोनों ने अपना अपना इनर वर्क करा है, देन दोनों का साथ रहना बहुत ईजी हो जाएगा. सिर्फ एक जने के वर्क करने से नहीं होगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन मैरिज नॉट 2 people आर गेटिंग मैरिड, actually 4 people are, and it's not about happiness, it's about the spiritual union, it's about the spiritual growth, it's the most intensive personal development program. ये 4 वाली बात आपने बहुत ही अच्छी मतलब रिलेट किया है उस चीज़ को. आई थिंक हम लोग ना अपने कप्स को फुल करके शादी करते हैं कि मैंने, अगर आप कैपिटलाइज दिमाग से भी सोचो, कमर्शलाइज सोचो कि भाई घर, दौलत,
गाड़ियाँ सब कमा लिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, ये सब चीज़ें चुटकी से बना के गायब हो सकती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका एक बॉन्ड जो आपको अपने पार्टनर के साथ वेवलेंथ मैच करनी है। या तो आप अपने इमोशंस पे काम कर लो, या तो फिर आप धक्के खाओ। और तो इसमें एक ही मैं सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है उसका कि आजकल बहुत सारे लव मैरिजेस टूट रही हैं? इसमें आपके अकॉर्डिंगली क्या ऐसे चीज़ें हैं? फियर हमने बात करी है, इज देयर एनीथिंग एल्स जो हम मिस कर रहे हैं? बहुत सारा अनरिजॉल्व ट्रॉमा होता है लोगों के अंदर जो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता और इसलिए वो उसे एड्रेस ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है मैरिज मतलब इट्स जस्ट लाइक कि ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ाई की, कॉलेज में गए, जॉब करा, बिजनेस करा, अब शादी की उम्र हो गई, अब शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी करने के पहले एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेंटल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल प्रेपरेशन की नीड होती है जो बहुत कम लोग समझते हैं। और जिन लोगों ने उस चीज़ पे वर्क कर लिया होता है फिर उनकी मैरिज चल भी जाती है। और शायद बाद में अगर ये पता चले कि हमारे वैल्यूज़ ही मैच नहीं कर रहे थे, गोल्स मैच नहीं कर रहे थे या पर्सनालिटी नहीं, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट केस कि बाद में शादी टूट जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इसीलिए मैरिजेस वर्क नहीं कर रही हैं बिकॉज दो लोग बहुत सारा अनरिजॉल्व ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है, उसको रिजॉल्व करना आता ही नहीं है, अपने इमोशंस पे वर्क करना ही नहीं आता, अपनी हीलिंग, उन्हें पता ही नहीं है व्हाट इज हीलिंग। सो वो बातें खींचती चली जाती हैं। जब मैरिज होती है ना, उसके बाद जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे फिर ईगो आ जाती है। एक्चुअली ईगो वांट्स टू बी सीन, ईगो वांट्स टू फील राइट, ईगो वांट्स टू फील हर्ड, ईगो वांट्स टू फील वैलिडेटेड। सो वहाँ पे हम सामने वाले इंसान को ईगो कॉन्शियसनेस से देखते हैं, नॉट थ्रू सोल कॉन्शियसनेस। जी, ये ईगो वाला टर्म है ना, आपने बहुत ही प्रिसाइसली इसको एग्जांपल से समझा लिया। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि जैसे बहुत सारे मैंने अपने पर्सनल लोगों में देखा है कि किसी का ब्रेकअप हुआ है, बट उनके दिमाग में एक चीज़ स्टक हो चुकी है कि अब तो मेरे को जो होना है हो जाएगा अपने आप। मैंने उनको काफ़ी बार बोला है कि भाई ठीक है, तुम टाइम ले लो अपना, लेकिन उनका मेंटल स्टेट वहीं फंसा पड़ा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो गया। सेकंड चीज़, बार बार उनको बोलने के बाद में कि स्टार्ट मीटिंग न्यू पीपल, गो आउट, अपनी सराउंडिंग्स चेंज करो, इन्वायरमेंट चेंज करो, लेकिन उनका एक ही मेंटल स्पेस में उनका एक थॉट सबकॉन्शियस वहीं स्टक है कि भाई नहीं, अब जो भी आएगा ऐसे ही मेरे को एक्सेप्ट कर ले। पीपल हु आर डूइंग वर्कआउट्स, अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे, उनका मेंटल स्टेट ऐसा हो गया कि अब तो भाई जो प्यार करेगा मेरे को इसी से करेगा या तो नहीं करेगा। इज दिस पर्टिकुलर, आपको क्या लगता है ये नेगेटिव अप्रोच है या पॉजिटिव अप्रोच है? थोड़ी सी नेगेटिव इसे बोल सकते हैं बिकॉज सी एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बोल रहा है कि अब मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही कोई प्यार करे या वैसे ही एक्सेप्ट करे, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट एक्सेप्टेंस के बाद एक्नॉलेजमेंट हुआ कि नहीं? सो एक्सेप्टेंस इज़ कि ठीक है, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ एंड दीज आर माई वीकनेस, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन एक्नॉलेजमेंट होता है कि जो मेरी वीकनेसेस हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। अगर मैं ये चीज़ एक्नॉलेज कर पा रही हूँ और मेरी वीकनेसेस की वजह से मेरे इमोशंस क्या रह रहे हैं, मेरे रिएक्शंस क्या क्या हैं, मेरा किस तरीके से लोगों से मिलना जुलना होता है, अगर मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ और मैं अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रही हूँ, दैट मीन्स मैंने एक्नॉलेज किया। सो एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक्सेप्ट करना नहीं कि मैं ऐसा ही हूँ तो ठीक है। अदरवाइज हाउ विल यू ग्रो इन लाइफ? आप स्टक नहीं रह सकते। एक नदी भी, उसमें पानी का बहाव चलता रहता है, चलता रहता है। सो अगर आप स्टैग्नेट हो जाओगे फिर कोई आपको पसंद करेगा ही नहीं। एक्चुअली जिसने आपको पसंद करा भी है ना, कुछ टाइम बाद वो तो इवॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली वी ऑल आर चेंजिंग, हम लोग चेंज कर ही रहे हैं। आपको बस ये समझना है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर हम ये सोच लेंगे कि अब मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपने पे काम नहीं करूँगा, तो ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव माइंडसेट और ये दर्शाता है कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते। तो मैं ये कहती हूँ इसको बोझ की तरह ना लिया जाए कि अरे मुझे अपने ऊपर इतना वर्क करना है, अब मुझे कोई कैसे मिलेगा पार्टनर। डोंट टेक इट एज अ बोझ।
व्यू इट फ्रॉम अ क्यूरियस माइंडसेट. एक क्यूरियस चाइल्ड बन जाओ, एक ऐसा बच्चा बन जाओ जो क्यूरियस हो जी. कि और मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज डेवलप हो जाएं जो मैं अपने पार्टनर में ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ. जी. सो गलती ये हो जाती है कि वी वांट ऑल दोस क्वालिटीज इन द पार्टनर, बट डू वी हैव दैट? हमारे पास है वो क्वालिटीज देने के लिए या नहीं? एंड दैट इज व्हाई आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट फील सेल्फ सफिशिएंट फ्रॉम विद इन, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटीज नहीं है. दे आर एक्चुअली सीकिंग टू फिल दैट वॉइड थ्रू अनदर पर्सन. पर जब आप वो वॉइड खुद में फिल कर लोगे जी. उस दिन सामने वाला भी आपको एक्सेप्ट करेगा, आपको भी समझ में आ जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सार्थक, पीपल आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बट वो एक्चुअली रियल डेप्थ में नहीं जा रहे कि हमारे वैल्यूज मैच हो रहे हैं, हमारे गोल्स मैच हो रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी मैच हो रही है लॉन्ग टर्म में कि नहीं. कोई बहुत अच्छी बात करता है, आपको वो अच्छा लग गया, आप सोचो कि हाँ ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, आई वुड लाइक टू मैरी दिस पर्सन. ऐसा नहीं होता. आपके गोल्स मैच होने चाहिए, आपकी वैल्यू सिस्टम मैच होना चाहिए. एंड अगर किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, उन्होंने बहुत इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखी है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेशन एंग्जाइटी से गुजरे हैं, उसके बाद उन्होंने फिनिक्स की तरह अपने आप को राइज करा है. अगर उन्हें सेम मेंटालिटी का पार्टनर मिल जाए जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की कदर करे, तो वो आपस में जेल कर पाएंगे. लेकिन अगर कोई इस चीज़ को समझेगा ही नहीं कि अरे क्या तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने अपने करियर अभी तक 10 साल में बनाया ही नहीं हो, कोई इस चीज़ की मौकरी करके चला जाए और ये ना समझे, एक पर्सन की जर्नी को वैल्यू ही ना करे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वैल्यूज़ या पर्सनैलिटी मैच नहीं हो रही है. तो वहाँ पे फिर आप उनके लुक्स, उनकी वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनकी क्या जॉब है, उस चीज़ से सिर्फ अट्रैक्ट होकर आप शादी कर लो, दैट्स नॉट द थिंग. अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई क्विक 3 स्टेप्स या एक्शंस जहाँ पे आदमी कोई भी अपने पे काम करना स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, या उसने अपने फियर्स एड्रेस कर लिए. फॉर एग्जांपल किसी ने देखा घर में बहुत ज़्यादा कलेश हैं, फाइट्स हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं फियर बैठ गया कि भाई शायद हर फैमिली में ही होता होगा. तो ऐसे में आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, और 3 स्टेप्स क्या होंगे, एक्शन स्टेप्स, कि जहाँ पे वो एक कम से कम स्टार्ट कर पाए, पहल कर पाए? ओके. एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है. आई हैव अ फ्रेंड कम कॉलीग एंड शी हैज़ क्लियरली टोल्ड मी दैट शी वुड नेवर लाइक टू गेट मैरिड. शी एक्चुअली गेट्स फोबिया एट द थॉट ऑफ मैरिज. एंड द पॉइंट इज शी हैज़ गॉन थ्रू सो मच ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट उसने अपने घर में सिर्फ कलेश ही देखा है. इट्स अ वेरी टॉक्सिक पेट्रियार्कल माइंडसेट. एंड वहाँ पे शी हैज़ ऑलवेज सीन हर मदर सफ़र. कभी भी उनके फादर ने उनकी मदर से अच्छे से बात नहीं करी और बहुत ही ऊंची आवाज़ में. एंड एवरी डे दैट पर्सन टेल्स मी दैट उनके घर में कभी नॉर्मल बातचीत होती ही नहीं है, डांट के अग्रेसिव तरीके से बात होती है. सो द पॉइंट इज़ दैट शी हैज़ सीन सो मच दैट अगर मैं उन्हें बोल भी दूँ कि नहीं ठीक है, देयर विल कम अ टाइम, यू कैन फाइंड समवन, she is not ready to, because somewhere her nervous system has accepted all of that as something कि ऐसा होता ही है. एंड वहाँ पे नर्वस सिस्टम ने पूरे टाइम चाइल्डहुड से लेके अभी तक सिर्फ अनसेफ्टी एक्सपीरियंस करी है, सेफ्टी एक्सपीरियंस करी ही नहीं है. तो इट इज़ मोर अबाउट फीलिंग. इट्स नॉट अबाउट कि मैंने उनके अंदर थॉट डाल दिया, मैंने उन्हें बोल दिया कि आप एफर्मेशन बोलो, नो आई विल अट्रैक्ट द राइट पार्टनर, आई विल अट्रैक्ट द राइट पार्टनर. ऐसे नहीं होता. थॉट लेवल पे वर्क करने से चीज़ें नहीं चेंज होंगी. इट इज़ अबाउट वर्किंग एट द फीलिंग लेवल. तो यानी उनको सोमैटिक वर्क करना पड़ेगा. सोमैटिक मीन्स बॉडी लेवल पे जितना भी ट्रॉमा, जितनी भी अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट स्टोर्ड हैं, फियर्स स्टोर्ड हैं बॉडी में, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा. वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा और हेल्दी फीलिंग्स को वहाँ पे डालना पड़ेगा. एंड देन शी कैन फील रेडी टू अट्रैक्ट समबडी इन हर लाइफ इफ़ एवर शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड. सो आई वुड से फीलिंग्स पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करके मुझे बड़ा फेक लग रहा है, कुछ काम तो कर नहीं रहा, ऐसे कैसे. सो इट्स ऑल अबाउट कुछ लोगों के लिए वर्क कर जाता है, बट पीपल हैव गॉन थ्रू इंटेंस ट्रॉमा और उन्होंने मल्टीपल एपिसोड्स देखे हैं, सिर्फ एक ट्रॉमा का नहीं, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में. राइट. उस केस में इट्स नॉट अबाउट एड्रेसिंग थिंग्स एट द थॉट लेवल, इट इज़ अबाउट एड्रेसिंग थिंग्स एट द फीलिंग लेवल, एट द सोमैटिक level. And one of the brilliant exercises for this which people can practice at their home is emotional freedom technique, EFT.
I've actually worked with clients जिनको कार ड्राइविंग का फोबिया है, या जिनको लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, इट कुड बी वेरी इंटेंस. EFT से वो चीज़ मैंने वो 1 घंटे में रिजॉल्व होते देखी है. So it's about you have certain energy centers in your body and you tap on those energy centers and then you say what you exactly feeling. आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं बोलते हो, आप नेगेटिव भी बोलते हो जो आपको फील हो रही हैं. और जब आप टैप करते हो ना बॉडी पे, सो देन इट रिलीजेस, इट क्रिएट्स स्पेस एंड देन यू अलाउ बेटर थिंग्स टू कम इनसाइड यू. उसके बाद जब आप अपने आप को एफर्मेशंस बोलोगे तब वो काम करेंगी. सो एक ये चीज़ है. सेकेंड है कि शादी कभी भी, आजकल लोग बोल रहे हैं कि अब तो काफ़ी डायनामिक्स चेंज हो गया है. पहले 22-23 एज रहता था कि 25 तक सेटल हो जाओ. अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है कि पीपल आर गेटिंग सेटल्ड एट 35-40 एंड लोग बोलते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर. Well, I think it's very subjective. For people, age is just a number. For people, it's not a number because there's something called biological clock also. So, if we leave that decision to people, ठीक है, वो अपने आप डिसाइड करें कि उन्हें कब मैरिज करनी है. But the point is, they should feel ready from inside. सिर्फ मम्मी ने बोल दिया या फिर मैं 35 साल की हो गई तो आई शुड गेट मैरिड, ऐसा नहीं होना चाहिए. I'll give you an example. I was recently talking to somebody. A client, and so they had gone through a divorce very recently, and it was like she told me that she had already gotten an idea in 2022 that her marriage would not work, and किसी तरीके से वो उसे चला रहे थे because of one factor. वो कुछ disagreement आया और वो कभी resolve नहीं हो पाया, and finally अब 2025 में वो जाके चीज़ें हुई हैं. She's going through a lot of grief. बहुत ज़्यादा ग्रीफ है. फर्स्ट इज़ द ग्रीफ ऑफ बिट्रेयल बाय द अदर पर्सन, कि उस पर्सन ने मुझे धोखे में रखा और इतने साल बोला कि आई विल वर्क, बट वो हुआ नहीं. एंड इवेंचुअली क्या हुआ, दे बोथ हैड टू सेपरेट. एंड सो उनके कोई जानने वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई एंड दे टोल्ड मी दैट आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ क्राइंग अननेसेसरीली. उनकी एज हो रही है, दे शुड मेक अ प्रोफाइल ऑन shaadi.com एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर अनदर ग्रूम. अब ज़्यादा रुक के क्या फ़ायदा, अब तो डिवोर्स हो चुका है. सो द पॉइंट इज़ दैट सम पीपल एक्चुअली डोंट हैव अवेयरनेस कि इमोशंस क्या होते हैं. जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप किसी के इमोशंस को डिसमिस नहीं कर सकते. और आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है अब मूव ऑन करो, इतना क्या इशू बना के बैठ गए हो, रो रहे हो. अगर दूसरी कंट्री में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कम बैक टू इंडिया, फाइंड समवन, मेक योर प्रोफाइल. It's not as easy as it sounds. And I would say it is good that that person is taking time because they are reflecting through their fears, through their traumas, through their insecurity, through their pain. और वो जितना टाइम ले लें, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक टिक हो रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस. बट अगर वो 6 महीने भी अपने ऊपर हीलिंग पे वर्क करेंगे, दे विल फील सो फ्रेश फ्रॉम इनसाइड दैट उनको नेक्स्ट पार्टनर फाइंड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा. जी. आपने अपने क्लाइंट्स में और आसपास जितने भी लोग देखे होंगे, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या है? फेक रिलेशनशिप्स या फेक मैरिजेस? Fake relationships or fake marriages? I would say it can be both. Because many people don't want to get married. They want to be in a live-in relationship. And if that is fake, it is toxic. And if a marriage is fake, that's also toxic. Let's understand fake hai kya. Fake is where you are pretending to be someone else, which you are actually not. Where you are suppressing your real emotions and feelings. Let's take an example. किसी लड़की की शादी करवाते हैं उनके पेरेंट्स एंड शी फील्स कि ठीक है सबकी शादी होती है, मैं 25 की एज की हो गई हूँ एंड आई शुड गेट मैरिड नाउ. बट व्हेन उन्होंने कभी कोई कंपैटिबिलिटी टेस्ट या कोई बात करी ही नहीं शादी से पहले एंड दे फील लाइक कि ठीक है हमारा घर परिवार मैच हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम मैच हो रहा है, ठीक है लड़का अच्छा है, ये भी अच्छी है, तो अच्छी जम जाएगी. बट वंस दे स्टार्ट लिविंग शी रियलाइजेज कि वैल्यू सिस्टम तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा. शी इज़ अ वेरी वेरी साइलेंट एंड क्वाइट गर्ल who likes to indulge in a lot of spiritual activities. But this person is extremely opposite. ठीक है, she thinks कि चलो चल जाएगा, कोई बात नहीं, it can be different. And now she forces herself to develop interest in those activities in which her husband feels interested in.
पार्टीज़ में जाना या ऐसे लोगों के साथ सोशलाइज करना जिसमें वो कंफर्टेबल है ही नहीं. कितने टाइम तक वो प्रिटेंड कर लेगी, बट शी इज़ डूइंग इट एंड शी इज़ फेकिंग इट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सेव द रिलेशनशिप. सो आई थिंक जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लूज हो रही है, जहाँ पे आप वो बन रहे हो जो आप हो ही नहीं, दैट्स एक्चुअली वेरी टॉक्सिक एंड इट कुड बी आइदर अ रिलेशनशिप और अ मैरिज. तो मैम अभी जैसे अभी आपने बताया कि फेक मैरिज की हमने डिस्कस किया, काफ़ी लोग घर बाहर देख के शादी कर लेते हैं, बट बाकी इवेंचुअली जब उनको रियलाइज़ होता है कि भाई ये दिखता कुछ है होता कुछ है और हम शायद एडजस्ट ना कर पाएँ. और वैसे ही बहुत बार देखा गया है, होता ही है, ये पार्ट है रिश्तों के अंदर, शादियों के अंदर की लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन वो 2 टाइप की होती हैं. या तो एक पार्टनर साइलेंस मोड में चले जाता है, या एक पार्टनर हाइपर हो जाएगा, अब्यूज़ करना स्टार्ट करेगा, सब चीज़ें. इन दोनों चीज़ों में से अगर आप रॉन्ग वर्ड्स वर्सेस साइलेंस की बात करें, विच इज़ मोर हार्मफुल? बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि साइलेंस इज़ हार्मफुल. आई थिंक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. मेरे हिसाब से दोनों अपनी जगह हार्मफुल हैं. कैसे बात करते हैं? लेट्स सपोज गुस्से में आके मैंने सामने वाले को बोल दिया कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी कि मैंने तुमसे शादी कर ली. किस ज़माने में मैंने हाँ बोल दिया था? या फिर मैं पार्टनर के पेरेंट्स को कुछ उल्टा सीधा बोलने लगूँ, देन इन दैट केस ऑब्वियसली द पार्टनर विल नेवर लाइक इट कि आप उनके पेरेंट्स के ऊपर सवाल उठाओ या उनको अब्यूज़ करो. सो आई थिंक जब हम गुस्से में आके रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वो उस टाइम हम बोल तो देते हैं, बट वी नेवर रियली नो कि उसका इम्पैक्ट उनके साइकी में कितना डीप है, कितने सालों तक रहने वाला है. तो रॉन्ग वर्ड्स और टोनैलिटी, सिर्फ आपने जो बोला है वही मैटर नहीं करता, किस टोनैलिटी से बोला है, क्या बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके बोला है, बिकॉज कम्युनिकेशन का मेजर एस्पेक्ट है आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी. तो फिर उसके बाद आप कितना मर्जी अपोलोजाइज कर लो, आप बोल दो सॉरी, गुस्से में हो गया, the other person is hurt, so maybe it will take time for them to heal through it. फिर आप नहीं बोल सकते कि आप इशू बना रहे हो, आप बहुत ओवर ड्रामेटिक बिहेव कर रहे हो, मेरा तो मतलब नहीं था, मैं बोल रही हूँ ना सॉरी. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सबका नर्वस सिस्टम उस पर्टिकुलर सेंटेंस को अलग तरीके से लेगा, एंड मे बी योर पार्टनर इज रियली हर्ट एंड दैट पेन विल टेक टाइम टू गो एंड हील. सो दिस इज़ वॉट आई वुड लाइक टू से. आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रेंडिंग रील्स चल रही हैं जहाँ पे लड़की पूरा ड्रेसअप है, लड़का आता है पीछे से. ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, लोग बहुत कॉपी कर रहे हैं. देन ही सीज कि भाई इसने क्या पहना है, फिर वो मैचिंग कपड़े लेके आता है. तो यही चीज़ एक कहीं ना कहीं लाइन बहुत ख़राब हो रखी है शायद हमारे उसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि मेजरली अगर वाइफ बिल्कुल सुंदर अच्छे कपड़े पहन के आ रही है तो हस्बैंड बोलेगा ये क्या पहन लिया, चेंज कर ले, नहीं यार ये अच्छी नहीं लग रही, ये कर वो कर. उसने अपना बेस्ट दिया कि भाई मैं बिल्कुल अच्छा सामने वी आर गोइंग ऑन आउट डेट पे, लेकिन कहीं ना कहीं हस्बैंड आके वो चीज़ करता है. वो शायद ये बोल सकता है कि भाई ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें ये ऐड कर ले तो और अच्छी लगेगी. वो एक हल्का सा तो कम्युनिकेशन का वो इट्स अबाउट सजेशन, आप सजेस्ट कर सकते हो बजाय, क्योंकि आप से सोच के देखो वो इंसान ने एफर्ट डाला है कि मैं बाहर के लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए या अपने लिए भी मैं सब कुछ मैं रेडी होके जाना है, मुझे ये परफ्यूम यूज़ करना है, ये ज्वेलरी यूज़ करनी है. और अगर आपको ऐसा कुछ चीज़ मिलती है सुनने को कि भाई है ये क्यों पहना है, नहीं यार ये छोड़ना है यार, बस छोड़ना से स्विच करके यार ये ऐड करके देख अच्छा लगेगा. मेरा आई थिंक लाइक कि आप सजेशन इसको इतने पोलाइटली बोला जा सकता है. तो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस. हाँ कि अब वो देखो क्या पता वो भी अच्छा लगे. तो उसमें आपने अपना बात भी रख दिया, उनके बात भी रख लिया और आप बीच में आ गए हो. बजाय आपने एक तरफ छोड़ के कि क्यों ही पहना है, क्यों ही करना है. आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि साइलेंस कितना हार्मफुल है. तो साइलेंस अपनी जगह मेरे हिसाब से हार्मफुल है. देखिए यूजुअली क्या होता है, जो विमेन होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मानी जाती हैं, एंड मेन थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं कंपैरेटिवली. ऑल्दो आई वुड लाइक टू डिसअग्री अ बिट कि वुमेन भी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल. इट्स लाइक आप कितना अपने आप को ट्रेन करते हो लॉजिकल एंड इमोशनल बेंड को कंबाइन करने में.
नाउ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड द वुमन इज बिकमिंग इमोशनल एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग कि आप मेरी बात सुनो, आप समझने की कोशिश तो करो, एंड द मैन थिंक्स कि ये बहुत ओवर ड्रामेटिक है, एंड द मैन देन रिट्रीट्स, एंड फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम आराम से करो एंड यू नो यू टेक योर टाइम एंड आई थिंक वी शुड नॉट स्पीक, एंड उसके बाद वो साइलेंट चला जाता है. लेट्स सपोज वो मैन ये भी नहीं बोलता है कि लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स नॉट स्पीक अबाउट इट, लेट्स कम बैक विद अ फ्रेश माइंड टुमारो एंड टॉक अबाउट इट. अगर वो ये नहीं बोलता है और वो बस साइलेंट हो जाता है एंड द पर्सन स्टॉप्स टेक्सटिंग द वुमन, एंड अगर वो रिलेशनशिप में है या फिर अगर वो मैरिज में भी डिफरेंट सिटी में रह रहे हैं, फ़ोन नहीं करना लगता है, अगर मैन को ये लगे कि ठीक है अभी मैं 2 दिन उसको स्पेस देता हूँ और मैं उसे कॉल नहीं करूँगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, यहाँ पे वुमन और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी कि उन्हें तो मेरे इमोशंस की परवाह ही नहीं है. देखो मुझे 2 दिन कॉल भी नहीं किया, मुझे मैसेज भी नहीं किया, अबैंडन कर दिया. राइट. सो यहाँ पे साइलेंस क्या हो रहा है, एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है. सो पार्टनर का, मैन का इंटेंशन हर्ट करना नहीं था, बट दैट इज़ हाउ द मैन वॉज वायर्ड. क्योंकि हो सकता है उनके चाइल्डहुड में जब मैन एक्सप्रेस करता हो तो घर में बोला जाता हो कि ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते और अपनी यू नो दिलेरी से अपनी बातों को सुलझाते हैं और अपने बैटल्स को खुद फाइट करते हैं. तो अगर वो मैन के साइकी में वो बिलीफ है कि अपने बैटल्स को आपको खुद फाइट करना चाहिए और आपको ज़्यादा किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज आप वीक हो जाते हो, तो वो क्या करेगा, वो मैन यही सोचेगा कि लेट मी गिव सम स्पेस टू माई वाइफ एंड लेट हर फाइट हर ओन बैटल. लेकिन यहाँ पे वुमन क्या एक्सपेक्ट कर रही है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग इमोशनल सपोर्ट. सो अब जब साइलेंस आ गया एंड वुमन ने भी अपने मनगढ़ंत कहानी बना ली कि अरे वो तो मेरी परवाह ही नहीं करते, वो तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, तो डिस्टेंस और आता गया. वो 2 दिन की मिसकम्युनिकेशन या साइलेंस की वजह से शायद वो 4 दिन में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद फिर वो बाय चांस कॉल करें और ऊपर ऊपर की बातें करें, क्या खाया आज, कैसे हो, समथिंग, और इस चीज़ पे डिस्कशन ही ना हो. तो ये चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई है. हमें लगेगा कि चीज़ें रिजॉल्व हैं, हो सकता है 1 महीने बाद फिर से आ जाए. सो दिस इज़ ऑल अनरिजॉल्व ट्रॉमा. तो साइलेंस भी एक तरीके का पूरा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है एंड इट कैन बी हैजार्डस इफ़ यू जस्ट अज्यूम. सो मैं यही बोलूँगी कि अज्यूम मत करो. इफ़ यू हैव द करेज, इवन इफ़ यू थिंक कि आप ही हमेशा स्टेप अप करके अपने रिलेशनशिप को सेव करते हो, बी प्राउड ऑफ इट एंड स्टेप अप एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस. अज्यूम मत करो, कुछ भी अज्यूम मत करो. एजम्पशन इज डेडली. बहुत सारे रिश्ते एजम्पशन पे ख़त्म हो जाते हैं, उससे वहाँ तक पहुँचते ही नहीं कि भाई रिजल्ट्स, उससे पहले ही वो अपने आप दिमाग में बिठा लेंगे नहीं यार शायद ये हो गया होगा, छोड़ो. तो आपको इस पे क्या कहना है कि सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल्स, अभी हम सब एक फास्ट पेस लाइफ में आ गए हैं, अपनी जॉब से लेके जब घर पहुँचते हैं तो एवरीथिंग इज़ ऑन फोन पे काम करना है, फ़ोन पे मीटिंग्स हैं, सब चीज़ें हैं. तो ये सोशल मीडिया एंड फ़ोन हमारे कपल के बीच में कैसे एक लाइन ड्रॉ कर रहा है? जब 2 लोग आपस में बात भी करते हैं तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है एक दूसरे को रील सेंड करना, राइट. सो इट फील्स लाइक कि वो हमारे बीच में कनेक्शन है, बट ठीक है, दैट इज़ गुड फॉर फन. बट रियल बात तो तभी होती है जब आपका फ़ोन एक्चुअली साइड में हो. और बहुत सारे लोगों को एडिक्शन है फ़ोन को बार बार चेक करने का, नोटिफिकेशन चेक करने का. उस केस में जस्ट पुट योर फोन समवेयर एंड लॉक इट, चाहे वो आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए, एंड जस्ट हैव द रियल टॉक विद ईच अदर, जहाँ पे यू मेक दैट आई कॉन्टैक्ट. एंड इसका दूसरा चीज़ है कम्युनिकेशन में कि अगर आपको कुछ अनकम्फर्टेबल कॉन्वर्जेशन करना है और यू आर नॉट एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट, देन गो फॉर अ वॉक एंड बी साइड बाय साइड वेयर यू आर एक्चुअली यू नो आप साइड बाय साइड हो, आप एक दूसरे को देख नहीं रहे हो. उस केस में क्या होता है कि यू आर एबल टू डू दैट अनकम्फर्टेबल कॉन्वर्जेशन जो आप बहुत टाइम से डिले कर रहे थे. इट कुड बी इवन व्हेन द वन पार्टनर इज ड्राइविंग एंड द अदर इज सिटिंग. देखो मत एक दूसरे को, बट वो बात आप कह पाओगे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोशल मीडिया को साइड में रख के रियल टॉक करें. यहाँ पे एक बात आती है कि हम ग्रैटिट्यूड करते हैं कि नहीं. एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप रोज़ सुबह उठ के अपने पार्टनर को वर्बली बताएं कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं. वो 5 चीज़ें जो आप ग्रेटफुल हैं अपने पार्टनर में आप फील करते हैं, और वो 5 चीज़ें आपको आपका पार्टनर बताएगा. एंड डू इट एज अ रिचुअल. अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो आप वो रिचुअल की तरह करते हैं ना कि घर से बाहर स्टेप इन करने से पहले मंदिर में हाथ जोड़ने हैं या वो हनुमान चालीसा पढ़नी है. तो ट्रीट योर पार्टनर लाइक योर गॉड. अगर आपने उनको उस चीज़ का दर्जा दिया, वो इम्पोर्टेंस दे दी,
अपने बिजनेस पार्टनर को भी आप इंपॉर्टेंस देते हो ना, क्योंकि वहाँ पैसे इन्वॉल्व हैं, फिनेंसेस इन्वॉल्व हैं. तो व्हाई डू यू टेक योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड? तो आप एक रिचुअल सेट करिए एंड डू द ग्रैटिट्यूड रिचुअल विद ईच अदर. और दूसरा एक एक्टिविटी आप कर सकते हो, रिकग्नाइजिंग द ग्लिमर्स इन ईच अदर. सो ग्लिमर्स इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रिगर्स. हमें पता होता है हमारे पार्टनर की किस चीज़ से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ. जूते यहाँ रख दिए, या लेट आते हो, कॉल नहीं करते, ऑल ऑफ दैट, दोज आर ट्रिगर्स. लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन ग्लिमर्स. ग्लिमर्स आर दो स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय. सो यू कैन स्टार्ट टेलिंग योर पार्टनर कि वो कौन सी ऐसी छोटी सी चीज़ आपने नोटिस करी उनमें विच एक्चुअली ब्रॉट लॉट ऑफ जॉय इन यू. It could be like you can tell your partner that while you were sitting on the dinner table tonight, I just noticed how you were having the meals and you looked very cute. So आप बस इतना ही बता दो. So this will actually enhance the bonding and it will also enhance the quality of the talk. And you can tell your partner that while you were going out and I realized कि आप अपना laptop ही नहीं लेके जा रहे थे and I recalled it to you and then you actually said thank you to me. So I felt important. So I just felt very nice कि ठीक है, I was able to remind you that you have a partner in life who was able to just छोटी सी चीज़ बताई, अदरवाइज तो फिर आप लैपटॉप भूल जाते और आपकी मीटिंग ख़राब हो जाती. सो दीज स्मॉल थिंग्स आई थिंक यू कैन नोटिस इन एवरी डे लाइफ एंड वो ग्लिमर्स को मेंशन करो. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्टिविटी. ये थोड़ा पोइटिक हो जाएगा. बेसिकली मेरा मानना है कि इट्स अ ट्री. आपने सीड रख लिया रिलेशनशिप का और आप डेली वाटर कर रहे हो उसको. ये हैबिट्स कहीं ना कहीं डेली वाटर वाली है उस रिश्ते में. कहीं ना कहीं वो एक डेप्थ डालने के लिए, एक ग्रेटिफिकेशन लाने के लिए कि भाई एक दूसरे के लिए हम हैं. कहीं ना कहीं हम, अगर कहीं तुम कम हो तो आई विल बी देयर, अगर मैं कम हूँ तुम भी देयर. तो वो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए. लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिलेशनशिप से पहले की बात करें, बचपन की बात करें, इनर चाइल्ड की बात करें, तो ये लाइफ में इसको आइडेंटिफाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है. कितना हमारे ट्रॉमास को हमें समझना, उसके फियर्स से डील करना हमारे ग्रोथ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले समझते हैं इनर चाइल्ड क्या होता है. इनर चाइल्ड इज दैट पार्ट ऑफ अस विच स्टोर्स ऑल द memories, all the emotions, all the experiences of your childhood and even of your past. It's not just about childhood, it's about your past. Childhood भी past में आता है. तो अगर अभी 12 बज रहे हैं तो 11:57 पे या 11:45 पे या 11:30 पे जो मेरा वर्जन था वो मेरा इनर चाइल्ड है. क्योंकि उस टाइम हो सकता है मैं कुछ और सोच रही थी, कुछ और एक्सपीरियंस कर रही थी, लेकिन अभी आपसे कॉन्वर्जेशन करते हुए मेरा कुछ एवोल्यूशन हो गया. कुछ तो मेरे अंदर चेंज हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे अंदर अभी भी वही हैं जो 11:30 पे थी वो 12 बजे भी हैं. राइट. सो दैट इज़ माई इनर चाइल्ड. सो इनर चाइल्ड इज़ दैट पार्ट ऑफ यू विच स्टोर्स, चाहे गुड मेमोरीज हैं, बैड मेमोरीज हैं, चाइल्डहुड की या पास्ट की, डजेंट मैटर. गुड एक्सपीरियंसेस हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, गुड इमोशंस हैं, नॉट सो गुड इमोशंस हैं. वो सारी चीज़ें जो स्टोर होती हैं वो हमारा इनर चाइल्ड है. और इसका जो एक्यूमुलेशन होता है वो आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है कि आपका नज़रिया कैसा है ज़िंदगी की तरफ. परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, आपका एटीट्यूड कैसा है इसको इन्फ्लुएंस करता है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, एंड फाइनली आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं. सो ये हमारा इनर चाइल्ड है. अब आपने पूछा कि इनर चाइल्ड को एड्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है. इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज everybody of us has some or the other childhood trauma. चाहे हम माने या ना माने, but there is some unresolved childhood wound inside all of us. अगर हमने अपने ऊपर कभी काम नहीं करा है, सबके अंदर होता है. बस इंटेंसिटी डिफर हो सकती है और इम्पैक्ट डिफर हो सकता है, बट सबके अंदर है. तो जब हम उस इनर चाइल्ड को एड्रेस नहीं करते हैं और हील नहीं करते हैं तो हम अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म ही नहीं कर पाते. दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ जाएगा और हमारी परफॉर्मेंस 100% नहीं हो पाएगी और हमें पता भी नहीं होगा. हम सोचेंगे कि अरे मैं इस सिचुएशन में ना घबरा जाती हूँ. एक्चुअली आप नहीं घबरा रहे, आपका इनर चाइल्ड घबरा रहा है. बचपन में कभी जब आप 5 साल के थे कुछ ऐसा हुआ था और वहाँ पे आप घबरा गए, लेकिन आपको समझ ही नहीं आया कि उस चीज़ से कोप कैसे करना है और घबराहट को कॉन्फिडेंस में कैसे बदलना है.
आज आप 32 साल के हो गए, 40 के हो गए, अभी तक उस इनर चाइल्ड को लेके चल रहे हो, उस अनरिजॉल्व एक्सपीरियंस को लेके चल रहे हो, और फिर सोचते हो कि जब मेरी पार्टनर से लड़ाई हो जाती है, पता नहीं मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होता है और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उस रूम से चली जाती हूँ, ये चला जाता हूँ. सो दैट इज़ बिकॉज कुछ तो ऐसा पास्ट में हुआ था जिसको आपने एड्रेस नहीं करा. सो इट इज़ अबाउट कि आप फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते हो जब आप इनर चाइल्ड को हील नहीं करते हो. दूसरा ये है कि जब आप इनर चाइल्ड को हील नहीं करते, आपके बहुत सारे सेल्फ सेबोटाजिंग बिहेवियर्स बन जाते हैं. आप सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाओगे, या आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने लग जाओगे, या कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाओगे, या इट कुड बी आप सोशल मीडिया का एडिक्शन हो जाएगा, या फिर स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इन सब में एडिक्शन हो जाएगा. सो दीज आर ऑल द सेल्फ सेबोटाजिंग बिहेवियर. क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ अनरिजॉल्व होता है ना, तो वो एक वॉइड होता है अंदर, और उस वॉइड को फिल करने के लिए हम एक्सटर्नल चीज़ों के पास जाते हैं. कभी खुद से बैठ के पूछते नहीं हैं कि इस वॉइड को मैं कैसे फिल करूं. राइट? एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज आपके पार्टनर की कुछ ऐसी जॉब है जहाँ पे वो दे रिमेन अवे फ्रॉम द हाउस फॉर अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है? और जब आप अपने पार्टनर से सुनते नहीं हो, अब उनका टेक्स्ट मैसेज नहीं आता या उनका कॉल नहीं आता, सो यू स्टार्ट गेटिंग वेरी रेस्टलेस एंड यू फील लाइक कि ये मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भी क्यों नहीं करते, एम आई नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एंड देन यू गेट हाइपर अबाउट इट. नाउ व्हेन दे कम बैक होम, यू स्टार्ट फाइटिंग ओवर इट एंड दे विल बी लाइक कि इतनी कौन सी बड़ी बात है, मैं तो बहुत बिजी था आज, सो आई नेवर सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू कम होम, यू एक्चुअली नो ना आई कम होम एट दिस टाइम. And now this partner is getting emotional, and this person will say, you're getting over dramatic. Now the point is, this person needs to understand कि जब पार्टनर का मैसेज नहीं आता या कॉल नहीं आता या वो लेट हो जाते हैं, तो उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रिगर होती है. इट्स एक्चुअली दैट शी इज़ वांटिंग दैट इमोशनल, शी फील्स इमोशनल अबैंडनमेंट. जब पार्टनर से 8 घंटे बात नहीं हुई तो शी इज़ फीलिंग इमोशनल अबैंडनमेंट. तो वो क्यों हो रहा है? वो एक वॉइड क्रिएट कर रहा है. दैट मीन्स अब पार्टनर तो अपनी जॉब चेंज नहीं कर पा रहे हैं, एंड ही हैज सेड कि आई विल कम होम एट दिस टाइम. और उतने में आपको जितनी रेस्टलेसनेस हुई, आपको जितना गुस्सा आया, आपको लगा कि यू फेल्ट दैट आई एम, क्या मैं इतनी अनइम्पॉर्टेंट हूँ, एंड यू फेल्ट वेरी अनहर्ड, यू फेल्ट अनवैलिडेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम. दैट मीन्स आपको बैठने की ज़रूरत है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इमोशन आपको कुछ मैसेज दे के जा रहा है. So sit with yourself, fill that emotional abandonment by providing emotional love and support to yourself. It could be through any meditation, it could be through journaling, it could be through some sort of self-help exercise. लेकिन अपने साथ बैठो और अपने को emotional support provide करना जब start कर दोगे, तो पार्टनर का मैसेज जब नहीं भी आएगा ना, तो आप ट्रिगर नहीं होगे. So it's about every disagreement in your relationship is actually a message for you to work upon yourself. It is telling you कि आपके अंदर क्या unresolved है और किस चीज़ पे और work करना है. That is very similar to वही जो मैंने बताया 100% वाली बात, कि अगर आप अपने साथ में फुल हो तो आप तभी किसी के साथ में कुछ दे पाओगे. आजकल बड़ा इजी होता है आई लव यू बोलना किसी को भी, कि हमने दोस्तों में बोल दिया या बोल दिया, बट रियलिटी में जब वो एक टर्म होता है आई अंडरस्टैंड यू, ये बोलना, इसको समझना इतना मुश्किल क्यों लगता है? लेट्स अंडरस्टैंड कि आई लव यू बोलना इतना ईजी क्यों है. क्योंकि फिल्म्स में, टीवी में इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करके बताया जाता है. यू नो कि कोई भी इंसान अच्छा लगा, उसका जेस्चर अच्छा लगा, तो उसे बोल देते हैं आई लव यू. बट द पॉइंट इज़ कि इसकी डेप्थ तक, इसकी रियल मीनिंग तक तो कोई गया ही नहीं. सी, इफ़ यू लाइक अ फ्लावर एंड यू डोंट प्लक इट, दैट इज़ रियल लव. But if you like a flower and you pluck it, that means you just like it. You like the flower. So there's a difference between liking and loving someone. So ये तो बात हो गई कि आई लव यू बोलना इतना कॉमन एंड इतना ईजी क्यों है. क्योंकि एक्चुअली वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड है, और हमें लगता है कि बस ये बोल दिया, क्योंकि हमने ये टीवी पे बहुत सुना हुआ है, तो हमें लगता है कि हाँ बस ये बोल दिया तो ठीक है, यू नो रिलेशनशिप अच्छा हो गया, सामने वाला भी खुश, मैं भी खुश. बट आई अंडरस्टैंड यू बोलना इसलिए डिफ़िकल्ट है बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू बोलने में बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी इन्वॉल्व होती है. और ये हमारे को बचपन में सिखाई नहीं जाती है, ना स्कूल्स में ना फैमिलीज़ में. तो एम्पैथी का मतलब होता है दैट आई एम रेडी टू पुट माई सेल्फ इन योर शूज़ एंड अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू एंड वॉट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग. और उसके लिए एफर्ट रिक्वायर होता है. एंड स्पेशली अगर आपका पार्टनर के डिफरेंट व्यूज़ हैं और आपको एम्पैथी रखनी पड़े, और आपको बड़ा अनकंफर्टेबल है कि नहीं मैं अपने पार्टनर के हिसाब से तो नहीं कर सकती, दैट इज़ वाई सेइंग आई अंडरस्टैंड यू इज़ डिफ़िकल्ट. क्योंकि वहाँ एम्पैथी इन्वॉल्व है, वो सिखाई नहीं जाती है.
और अचानक से आपको बोल दिया जाए नहीं नहीं अब आपकी शादी हो गई, अब आप लेट्स सपोज आप किसी लाइफ कोच के पास जाते हो और वो बोले कि नो ट्राई टू एम्पथाइज विद योर पार्टनर, इसलिए आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपने बचपन से एम्पैथी सीखी नहीं। सेकेंड रीज़न है व्हेन वी से आई अंडरस्टैंड यू, वहाँ पे एक एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व होती है। सो कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लोग मिस कर जाते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, it's about actively listening to the other person, and it involves not just listening to their words but listening to their tone of voice and their body language। और वो सब चीज़ें सुनने में तो बहुत फोकस और अटेंशन चाहिए, और हमारे पास डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में वो अटेंशन और फोकस है ही नहीं। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे ईगो कॉन्शियसनेस आ जाती है, एंड ईगो वॉन्ट्स टू फील राइट, ईगो वॉन्ट्स टू फील इम्पॉर्टेंट, ईगो चाहती है कि मेरी बात सुनो, और ईगो वॉन्ट्स टू फील हर्ड, ईगो वॉन्ट्स टू फील वैलिडेटेड, ईगो वॉन्ट्स टू फील सीन, एंड दैट इज़ वाई आई अंडरस्टैंड यू बोलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए मैम। Sure. So from childhood I have been that girl who has always wanted to help people. और कभी ऐसा होता था कि मैं सामने वाले का पेन पहचान जाती थी और मुझे लगता था कि ये ना दुखी ना रहे, लेट मी हेल्प हिम या हेल्प हर। एंड उस केस में होता है कि सामने वाला शायद रेडी भी नहीं होता आपकी हेल्प रिसीव करने के लिए। एंड फिर क्या होता था, मैं सामने से एक्सपेक्ट करती थी कि मुझे भी हेल्प मिले। लेट्स सपोज मैं क्लास में नहीं गई हूँ, मैं एब्सेंट हूँ, तो अगर कोई इंसान एब्सेंट होता था तो आई यूज टू बी द फर्स्ट वन, मैं उनसे खुद बोलती थी आप 2 दिन नहीं आए, सो डू यू वांट माय नोटबुक, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय होमवर्क, आप घर ले जाओ आराम से कर लेना, ये तीनों ले जाओ बस कल ले आना। तो मुझे बड़ी चिंता हो जाती थी, राइट। एंड जब मैं एब्सेंट होती थी तो मैं सोचती थी कि अब मुझे कोई हेल्प करेगा, सब लोग बहाने बनाते थे, मैं कॉपी नहीं दे सकती, अभी मैं बाद में दूंगी 5 मिनट बाद, और फिर वो नहीं होता था। तो आई यूज टू फील लिटिल हर्ट एट दैट टाइम कि ऐसा क्यों होता है। देन व्हेन आई ग्रू एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉर्पोरेट, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि जब मेरी टीम एक्सपैंड हो रही थी और न्यू रिसोर्सेज आ रहे थे, तो उनको हमें नॉलेज ट्रांसफ़र देना होता है, सिखाना होता है कि कैसे टीम में वर्क होता है, टेक्निकल नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है। तो तब मैं बहुत जी जान से वो नॉलेज ट्रांसफ़र पास ऑन करती थी किसी नए रिसोर्स पे। एंड एक बार मुझे उस नए रिसोर्स ने बोला कि मैम हम 1 घंटे से इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, अभी तो मेरा फर्स्ट डे ही है, तो अब मैं ब्रेक लेता हूँ, अब हम कल इस पे बात करेंगे। एंड मुझे लगा कि उनको वो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया है, तो मैंने बोला कि नहीं मेरी शिफ्ट तो ख़त्म हो गई है, आई विल गो लेटर, मैं आधे घंटे रुक जाऊँगी, अभी आप अच्छे से समझ लो। आई डोंट वॉन्ट यू टू फील अलोन कि आप नए एनवायरनमेंट में आए हो, कहीं आपसे टीम लीडर पूछे कि आपने क्या सीखा, आपके पास आंसर ना हो। आई डोंट वॉन्ट यू टू फील अलोन, आपके जितने क्वेश्चन जितने डाउट हैं मैं आपको बताऊंगी। सो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्ट है कि मैं हर चीज़ की डेप्थ तक जाना पसंद करती हूँ, और मेरी पर्सनैलिटी है कि आई एम अ लिटिल नर्चरिंग एंड आई लाइक टू एक्सटेंड एज मच हेल्प एज पॉसिबल। तो जब मैंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाऊँगी। सो आई वॉज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं बहुत टाइम तक ढूंढती रही कि या मैं टेक्निकल राइटिंग फील्ड में चली जाऊँ, या मैं बिजनेस एनालिसिस फील्ड में चली जाऊँ, या मैं MBA कर लूँ, या मैं न्यूज़ एंकर बन जाऊँ। बट देन आई रियलाइज कि खुद से मुझे पता चला कि मेरी पर्सनैलिटी के जो वैल्यू ट्रेट्स हैं वो एक्चुअली कहाँ निकल के आ रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि मैं ट्रेनिंग फील्ड में वेयर आई एम एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल, वहाँ मुझे बहुत हीलिंग महसूस होती है, एंड आई फील वेरी नर्चर्ड विद इन माई सेल्फ। मतलब आप मुझे खाना मत दो, कुछ पीने के लिए ना दो, लेकिन अगर मैं स्टेज पे आप मुझे 10 घंटे खड़े कर दोगे ना और बोलोगे कि लोग अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मैं उनकी बस हेल्प कर दूँ या मैं कोई एंकरिंग कर दूँ, आई विल फील हैप्पी, मैं एग्जॉस्ट होंगी नहीं। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। सो कोविड टाइम में आई स्टार्टेड एज अ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, एंड देन आई रियलाइज्ड कि जितने क्लाइंट्स आ रहे थे जब कम्युनिकेशन कोचिंग के लिए, सो दे यूज्ड टू टेल मी कि मैम आप हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस करिए। जब मैं उनका डायग्नोस्टिक कॉल लेती थी तो मुझे पता चलता था कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मोर अबाउट योर रियल कम्युनिकेशन स्किल्स की एक्चुअल में कम्युनिकेट कैसे किया जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो हमने जब उस चीज़ पे सॉफ्ट स्किल्स के पर्सपेक्टिव से काम किया तो आई रियलाइज कि इट इज़ वेरी सुपरफिशियल एंड फेक। मैं आपको, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, मैं आपको बता सकती हूँ कि आज कल अपने टीम मेंबर्स से आप इस तरीके के स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस बना के, इसमें एम्पैथी डाल के इस तरीके से बोलना, बट क्या आपकी कोर पर्सनैलिटी में मैं चेंज ला पा रही हूँ? दैट वॉज नॉट हैपनिंग।
सो आई रियलाइज़ कि बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स जो लोग फेस कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर अनरिजॉल्व ट्रॉमा एंड अ लॉट ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स दैट दे हैड इन माइंड. शायद उनके अंदर ये बिलीव था दैट पीपल विल जज मी व्हेन आई विल पुट माई पॉइंट आउट फोर्थ. और या फिर उनके अंदर ये अनरिजॉल्व ट्रॉमा था कि जब वो स्टेज पे थे तो कभी 3-4 बार ऐसा स्कूल में हुआ कि टीचर ने भी बोला कि आपकी ऐसी स्क्वीकी सी वॉइस है, ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, आप रहने दो, हम एक्सटेम्परी में किसी और को लेंगे. और किसी बच्चे ने भी उन्हें बुली टीज किया और वो 4-5 बार हुआ तो उनके माइंड में ये हो गया कि यार आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, सो लेट मी नॉट इवन स्पीक. क्या ही फ़ायदा होता है जब मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ तो लोग मेरा मजाक ही तो बनाते हैं, तो इट इज़ बेटर टू बी अ क्वाइट पर्सन. सो ये बिलीफ ऐसे फॉर्म हो गई. अब वो आगे तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है आपके कॉर्पोरेट लाइफ में. सो देन आई रियलाइज़ कि हमारे माइंडसेट पे वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है अगर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है. बट वाई आई एक्चुअली केम इन टू दिस फील्ड इज़ वेरी एक्सीडेंटली. सो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट के फेजेस फेस किए, इमोशनल टर्मोइल फेस किया एक टाइम पे, एंड आई रियलाइज़ कि लाइफ बिकेम वेरी स्टैगनेंट. इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी आई वॉज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. और मुझे पता था कि मेरे अंदर कोई चीज़ है जो मुझे रोक रही है, पर मुझे नहीं पता था कि क्या रोक रही है. एंड इस दौरान मेरे 5-6 साल मुझे ऐसा लगा कि जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से रुक गई. एंड जब मैं इस सेल्फ हेल्प की फील्ड में इंट्रोड्यूस हुई, then I realized there were lot of limiting beliefs that were holding me back. A lot of unresolved things inside me that were holding me back. और मुझे लगा कि एक्सीडेंटली भगवान ने मुझे इस प्रोफेशन में भेजा है समझने के लिए. अगर मुझे ये पता नहीं चलता तो मेरी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं पाता. मैं एक ऑटो पायलट मोड पे लाइफ जी रही होती कि जैसे हो रहा है वैसे ही हो रहा है. कभी समझ ही नहीं पाती कि मेरे थॉट्स, मेरी एनर्जी, मेरे इमोशंस ही मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं एंड आई नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जब एक्सीडेंटली ये हुआ, आई रियलाइज़ कि ये डिवाइन टाइमिंग था. गॉड एक्चुअली पुट मी थ्रू दैट थिंग. एंड जब मैंने अपने ऊपर सेल्फ वर्क किया तो आई फाउंड लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब आई गेट गूज़बम्स व्हेन आई से दैट एंड आई फील सो हैप्पी कि मुझे ये जर्नी पता चली. मुझे पता चला कि हीलिंग क्या होती है, मुझे पता चला लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे हटाया जाता है, कैसे खुद पे वर्क किया जाता है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेइंग एफर्मेशंस एंड डूइंग योर विजुअलाइजेशन, इट्स अ वेरी डीपर जर्नी. बहुत अंदर तक जाना पड़ता है और पूरे डीप रूट कॉज को समझ के अपने ऊपर वर्क करना होता है. एंड आई रियलाइज आई वॉज अ वेरी न्यू पर्सन. मतलब जो कॉन्फिडेंस, जो करेज मेरे अंदर मिसिंग रहता था वो अपने आप आने लगा. एंड आई रिमेंबर ड्यूरिंग द कोविड टाइम, मुझे कोविड में कोई ऐसा, मेरे को कोविड हुआ था बट मेरे अंदर ये एक अच्छी बिलीफ थी कि एक बिलीफ थी कहीं अंदर से कि मुझे कुछ होगा नहीं. सो आई रिमेंबर मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन भी हो गया था एंड आई वॉज आइसोलेटेड इन अ डिफरेंट रूम. एंड मैंने किसी को बताया ही नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया. एंड बहुत कुछ हो सकता था उस टाइम पे, बट टच वुड आई सेल्ड थ्रू इट. एंड आई रियलाइज वहाँ पे ये चीज़ काम करी कि आई हैड दिस बिलीफ आई विल बी फाइन, कुछ नहीं हो रहा है. एंड आई थिंक बहुत सारे लोग उस टाइम इसलिए इस पैनिक में आ गए, एक सेंटेंस के पैनिक में कि अरे मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है एंड कुछ हो ना जाए, उसकी वजह से और डाउनग्रेड होता गया. सो देन आई रियलाइज़ कि कोविड में एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा सोशल एंग्जाइटी हो गई थी. जब कोविड ख़त्म हुआ और घर से बाहर निकलना था तो मुझे बहुत डर लगने लगा घर से बाहर निकलते हुए भी. एंड आई डिडंट हैव एनी रीज़न टू एक्सप्लेन वाई इट वॉज हैपनिंग. मतलब जब लॉक खोल के बाहर भी जाना होता था ना तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं क्या बात करूँगी, किससे मिलूँगी. मतलब इट वॉज अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस, आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स. सो आई रियलाइज़ कि ऐसा क्यों हो रहा है. There's something which is holding me back, and during that time when I worked on myself, I realized that there were so many aspects to it which were hidden, and ये सब हमारे साइकी में होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे. और इन पे अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमारी डेस्टिनी ख़राब है और ऐसे है. तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ की 100% खुद ही लेनी पड़ेगी. खुद 100%, नॉट 99.9, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. So this has been my journey and I feel very blessed to be here because see, I'm not an astrologer, neither a numerologist, but I am an avid and a keen learner in that. So when I checked my astrology chart, I could find certain things about my life purpose and soul purpose, and they exactly relate to what I'm doing. और ये बात मैंने वेरीफाई करी क्योंकि मैं इस फील्ड में 4 साल पहले या 5 साल पहले जब भी आई
उसके बाद रिसेंटली भी कुछ महीने पहले मैंने अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस पता किया, बहुत डीप एनालिसिस, एंड आई वाज लाइक वेरी वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज कि वो वही निकल के आ रहा है. So I was like कि this was all divine things which were planned. God puts you or universe puts you to certain situations कि आप नीचे तक जाओ और फिर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, सो दैट जब आप लाइव एक्सपीरियंस से लोगों की हेल्प करने आते हो, यू कैन हेल्प देम बेटर rather than the bookish knowledge. ब्रिलियंट. मैम, जाने से पहले मेरी पब्लिक के लिए और मेरे लिए कोई मैसेज आपके लिए? मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस द वे दे आर. जब हम हीलिंग की जर्नी पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात की आती है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं होता है कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई. जो चीज़ ऑब्वियसली जो बहुत अच्छी नहीं हुई, उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं आता है, और इसी में कई महीने कई साल लग जाते हैं. सो आई वुड टेल द व्यूअर्स, जो भी आपके साथ हुआ अनफॉर्चुनेटली, जो भी कोई बुरा इंसान आया आपकी लाइफ में, जस्ट एक्सेप्ट. और मैं ये नहीं बोल रही कि आज आप एकदम से एक्सेप्ट कर लोगे. मे बी इट विल टेक यू 3 months, मे बी 6 months, मे बी 2 years, बट द रियल थिंग इज एक्सेप्टेंस. जिस दिन एक्सेप्टेंस आ गया ना कि हाँ, आई एक्सेप्ट दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बट ये हुआ है, फिर आते हो आप एक्नॉलेजमेंट की तरफ. फिर एक्नॉलेज करो कि ये जो हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या है आपकी लाइफ में, किस तरीके से आपके इमोशंस चेंज हुए हैं, कैसे आपका रिएक्शन चेंज हुआ, आप क्या थे लेकिन आप क्या हो गए. तो जब आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हो तो देन यू कैन टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. एंड मैं लोगों को यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अगर कोई परेशान है आपके आसपास, प्लीज़ उन्हें इस तरीके से सिर्फ मत बोलें कि बी पॉजिटिव, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव. बिकॉज कभी कभी बी पॉजिटिव बोलना बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने की जगह हार्म कर जाता है. I know a friend who is going through a lot of mental health challenges, as I told you, and she had been living in a very toxic family environment. She can't leave that environment because health बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अब कहीं कुछ मतलब ही नहीं बनता है कि कहीं और जाके isolated रहो, because somebody has to take care of her health. But it's all childhood trauma. So जब उस इंसान को जो इतना ज़्यादा डील कर रहा है, आप बोलोगे बी पॉजिटिव, एक्चुअली शी डजंट हैव एनी ऑप्शन टू बी पॉजिटिव. द थिंग इज़ कि पॉजिटिविटी भी तभी आ सकती है जब आप नेगेटिविटी को हील करोगे. सो एक स्पिरिचुअल बाईपासिंग एक टर्म होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि फेक स्पिरिचुअलिटी है. हम ये कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ऐसा लिखा था, भगवान आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते थे. कुछ लोगों के लिए वर्क कर जाएगा, कुछ के लिए नहीं करेगा. जो बहुत इंटेंस पेन में है, इंटेंस हर्ट में है, उनको ये कह के आप और चोट पहुँचा सकते हो. सो in fact आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो, यू कैन आस्क देम, आर यू फीलिंग हर्ट, आर यू फीलिंग दैट पेन, और उन्हें बोलो कि इट्स ओके, आई एम विद यू एंड यू आर अलाउड टू फील हर्ट, यू आर अलाउड टू फील दैट पेन. एंड टेल दैट पर्सन कि आपको आज भी हर्ट फील हो रहा है, अगले 10 दिन तक हो, अगले 30 दिन तक हो या 60 दिन तक हो, यू आर अलाउड टू फील द हर्ट, यू आर अलाउड टू फील द पेन. एंड सी, जब वो फील करेंगे वो ऑटोमेटिकली हील करेंगे, और जब वो हील करेंगे उसके बाद अपने आप वो रेडी फील करेंगे टू फील मोर पॉजिटिव. लेकिन अगर आप फोर्स करोगे उन्हें कि नहीं तुम बहुत नेगेटिव सोचते हो, तुम तो ऐसे बिहेव करते हो, बी पॉजिटिव, वो फोर्स्ड पॉजिटिविटी इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी एंड इट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम. सो किसी के इमोशंस को इनवैलिडेट करना आई थिंक कैन बी अ वेरी डेंजरस थिंग. सो डोंट इनवैलिडेट एनी वंस इमोशन. अगर आप इमोशनल इंसान नहीं हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला इमोशनल है, उसे कभी मत बोलो यार तुम बहुत इमोशनल हो, इतना मेलो ड्रामा, इतना ड्रामेटिक हो जाते हो, क्या बात है यार, बी टफ इन लाइफ एंड ग्रो अप. इट्स वेरी ईजी टू से, बट आई थिंक जब आप एज अ फ्रेंड या एज अ फैमिली मेम्बर किसी के इमोशंस को वैलिडेट करते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू देम. मज़ा आ गया मैम बात करके, काफ़ी डिटेल में हमने टॉपिक्स छेड़े हैं. आई एम श्योर कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ हम आज इस पॉडकास्ट के बारे में ट्रांसफॉर्म करेंगे. और ऑलमोस्ट हमने ट्रॉमा से लेके इनर चाइल्ड से लेके कम्युनिकेशन के सबसे टॉपिक्स टच करें, और आई एम श्योर आप भी यहाँ से कुछ लेके जाएंगी, और मैं तो पक्का कुछ लेके जा रहा हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, एंड
एक बार फिर बैठेंगे, दोबारा और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for calling me here. Yeah.